हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 में आज का फिर से एक नया टॉपिक पेश बच्चों, जिसमें दिष्ट धारा डायनेमो के बारे में चर्चा करेंगे कि दिष्ट धारा डायनेमो किस प्रकार से कार्य करता है। यानी हम जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं तो किस प्रकार से हम यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि ये डायनेमो है तो डायनेमो एक प्रकार का उपकरण है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो डायनेमो होता है वो दो प्रकार का होता है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और एक दिष्ट धारा डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो जो है इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे, तैयार भी कर लिए होंगे। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है वो दिष्ट धारा डायनेमो है। मतलब हम यांत्रिक ऊर्जा से प्रत्यावर्ती धारा भी बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और एक हमारा दिष्ट धारा डायनेमो है, इसके माध्यम से हम यांत्रिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों हम दिष्ट धारा में परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। मतलब इसका केवल रूपांतरित होता है, बल्कि ना तो उत्पन्न होता है नई स्तर से, ना तो कहीं ना कहीं नष्ट होता है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, हमने एनर्जी ग्रहण की, कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्राप्त की, इसके बाद हम बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर की ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहे हैं। हाथ पैर हिला रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो ऊर्जा रूपांतरित हो रही है दूसरे प्रकार के ऊर्जा में। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे, जैसे यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तित होगी, तो ये डायनेमो है। लेकिन इसमें दिष्ट धारा डायनेमो का मतलब ये है कि जो दिष्ट धारा डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदलता है बच्चों। और जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो होता है उसमें क्या होता था कि यांत्रिक ऊर्जा प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होता था। ठीक है, चीजें क्लियर है। चलो अब हम इसके संरचना के बारे में बात करेंगे, मुख्य रूप से इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक रूप से है क्या और इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग इसका डायग्राम बना लेंगे, लेकिन इसके लिए फिर बच्चों आपको हेडिंग लगाना है रचना। रचना में क्या बताना है कि ये किस प्रकार से है ना मिलकर बना हुआ है रचना। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगाएं रचना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लोग लिख लें, दिष्ट धारा डायनेमो, कि उस डायनेमो को दिष्ट धारा डायनेमो कहते हैं जो कि यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में रूपांतरित करता है। ठीक, चलिए तो रचना में जो पहला नंबर है प्यारे बच्चों वो आपका है, यहाँ पर देखिए NS, ये क्या है, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक। अच्छा, एक चीज आपको मैंने पहले पढ़ाया था, उम्मीद है कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम, कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही चीज यहाँ पे भी होने वाला बच्चों। ये हमारे पास ABCD एक कुंडली दिख रहा है, इस कुंडली को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं गति कराएंगे, किसी बाह्य माध्यम से इसको घुमाएंगे, और ये हमारे पास चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच एक कुंडली है, तो इस कारण से इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। वही धारा बच्चों या तो दिष्ट धारा में बदलता है या तो आपका प्रत्यावर्ती धारा में। चिंता ना करें, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, चलिए तो क्षेत्र चुंबक में आप डिटेल लिखेंगे कि भाई जो क्षेत्र चुंबक NS है यह एक नाल चुंबक होता है। NS दिख रहा है, यह एक नाल चुंबक होता है या कि एक विद्युत चुंबक, दो ही चुंबक का प्रयोग करेंगे, या तो एक नाल चुंबक या तो विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक हमने आपको कराया था प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन नाल चुंबक किस प्रकार का होता है, U आकार का मान लीजिए चुंबक होता है, इसके जो ध्रुव है उस दोनों किनारों पर होते हैं। ठीक है, ये आपका नाल चुंबक है, एक साइड N है तो एक साइड S है, ये आपका नाल चुंबक बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये नाल चुंबक है, इस चुंबक के बीच में हम कोई भी कुंडली को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल किसी बाह्य माध्यम से गति करा सकते हैं। ये कुंडली है, तो फिर जब हम कुंडली को गति कराएंगे तो चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलकर S पर समाप्त होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन से प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही धारा दिष्ट धारा होती है। ठीक है, तो अभी तो आप क्षेत्र चुंबक लिख रहे थे। क्षेत्र चुंबक का मतलब ये हुआ कि इसमें या तो एक नाल चुंबक प्रयोग करते हैं या तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चीजें क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर आपको देखना है बच्चों आर्मेचर। आर्मेचर क्या है, ABCD आर्मेचर। दूसरा आपको हेडिंग लगाना है आर्मेचर। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं और कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूं।
तो आपको रटना तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। क्षेत्र चुंबक आपने समझ लिया कि यह एक शक्तिशाली चुंबक है, और यदि मतलब एक प्रकार से नाल चुंबक है, और यदि हम शक्तिशाली डायनेमो का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हम एक विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। तो NS एक आपका क्या है, या तो नाल चुंबक या तो विद्युत चुंबक। आर्मेचर क्या है बच्चों, ये आर्मेचर आपको दिख रहा है ABCD, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा ABCD। अब इसको मैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। मैंने एक नमूना बना रखा बच्चों, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये देखो, ये आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर, बिल्कुल दिख रहा है ना, ठीक है, ये आर्मेचर है। मैं यहाँ पे कह दूं मान लो A, ठीक है, ये बच्चों, और ये मेरा B, ये मेरा C, और ये मेरा D, ठीक है, थोड़ा सा ये D है, इसको मैं बदलूंगा, ठीक है, इसको मैं बदलूंगा, देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका C है तो यहाँ पर C रहेगा, ये आपका D रहेगा, ये A रहेगा, ये B रहेगा, जो जहां पे है वहीं पे रहेगा, ठीक है। इतना चिकना है ये देखो, B है ना, तो इसके नीचे B मैंने बना दिया है, ये देखो ये B है, और इधर C है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने C बना दिया है, ठीक है। ये मेरा A है तो यहाँ पर A है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों साइड मैंने बना दिया ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में, ठीक है, चीजें क्लियर है। ये देखो भाई साहब, एक हमारे पास ABCD आर्मेचर है। ये आर्मेचर कैसे बनाएंगे, तो ABCD में कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से समझ लो, ये बिल्कुल मिटा जा रहा है, ABCD है, ठीक है। तो ABCD क्या है, एक आर्मेचर। ये आर्मेचर कैसे बनाते हैं, एक हम नर्म लोहे का क्रोड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, नर्म लोहे के क्रोड में तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाता है, तो हमारा एक कुंडली बन जाता है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक तो इतना ये चिकना है कि कहीं पे रख दो तो उठ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, ये देखो समझ में आ रहा है, ये ABCD, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ABCD, ठीक है। ये आपका एक, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा यानी नरम लोहे का क्रोड लगा देते, और इसमें हम विद्युत तांबे की तार को लपेट देते बच्चों, तो फिर ये हमारा बन जाता आर्मेचर। क्लियर। तो आर्मेचर में क्या लिखना है कि यह एक कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड पर, यानी हमारा जो ABCD है, ABCD ये क्या है, नरम लोहे का एक क्रोड होता है जिसमें तांबे की विद्युत तार को लपेटकर बना दिया जाता है, जिसको हम किसी बाह माध्यम से घुमाते हैं। ये देखो एक बीच में अक्ष लगा है, अक्ष किसी भी लोहे का एक रॉड हो सकता है। अब देखिए बड़ा सा आर्मेचर होगा तो बड़े मजबूत लोहे का एक अक्ष बनाया जाएगा ताकि उसके माध्यम से घूम सके बच्चों, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक अक्ष है जिससे ये क्या है, लिपटा रहता है, और इस अक्ष के घूमने से आर्मेचर भी हमारा घूमता रहता है। तो आर्मेचर क्या, एक कुंडली है जो नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युत तार को लपेटकर बनाई जाती है, ओके, जिसे हम किसी बाह माध्यम से या किसी साधन द्वारा घुमाते हैं। अब तीसरे नंबर में देखिए, दो चीज तो आप समझ ही गए, हमारा क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, ये दो चीज आप समझे। तीसरा नंबर हमारा देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो S1 और S2 दिख रहा है, B1 और B2। B1 B2 जो है ब्रूस है, और ये विभक्त वलय है जिसे दिक् परिवर्तन कहते हैं। विभक्त वलय, सर्पी वलय, विभक्त वलय में डिफरेंस होता है बच्चों, सर्पी वलय और विभक्त वलय। सर्पी वलय बिल्कुल गोल गोल होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का, थोड़ा सा आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का डायग्राम है, इसमें एक सर्पी वलय लगा हुआ है, पूर्ण रूप से गोल गोल है ना, जो कि घूमता रहता है, ये गोल गोल। इसमें पहले बच्चों, इसमें गोल गोल नहीं है, अर्धवृत्त की भांति है, मतलब एक वृत्ताकार, मान लीजिए धातु का, मान लीजिए एक तांबे का ही वृत्ताकार खोल है, उसे काटकर दो भाग में बांट दिया गया, तो एक हमारा हो गया यहाँ पर S2 और एक हमारा S1 हो गया। तो अगला जो तीसरा नंबर है उसमें रचना में लिखेंगे विभक्त वलय। क्या, विभक्त वलय। इसको अपन क्या करते हैं, तो तांबे के एक वलय को दो भागों में बांटकर, है ना, हम आर्मेचर के दोनों सिरों के साथ जोड़ देते हैं, जो कि आर्मेचर के साथ साथ घूमता रहता है। यानी आर्मेचर घूमेगा तो ये भी आप घूमता रहेगा, ठीक है, चीजें क्लियर है। चलो, कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये देखो, ये हमारे पास आर्मेचर है, एक यहां पर जुड़ा रहेगा, एक यहां पर जुड़ा रहेगा, दोनों भाग पर यहां पर विभक्त वलय लगा दिया जाता है। यदि ये घूमेगा तो विभक्त वलय भी घूम जाएगा। यदि प्यारे बच्चों इसको हम घुमाएंगे तो विभक्त वलय भी घूम जाएगा। जैसे भी विभक्त वलय मान लीजिए यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और जैसे ये घूमेगा तो इसके साथ विभक्त वलय भी घूम जाएगा, ठीक है, चीजें क्लियर। चलो, तो विभक्त वलय आप लिख सकते हो कि तांबे के एक वलय को दो भागों में बांट करके कुंडली के यानी आर्मेचर के दोनों सिरों पर लगा दिया जाता है, जो कि आर्मेचर के घूमने के साथ साथ ये भी अपनी दूरी पर घूमता रहता है, यानी आर्मेचर के साथ साथ घूमता रहेगा।
चीजें क्लियर। चलिए, इसके बाद आपका आता है ब्रूस B1 और B2। ये ब्रूस का काम क्या होता है कि जो भी यहां से भाई हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, धारा बहा, उस धारा को कलेक्ट करता है, यानी जो भी धारा आर्मेचर में से आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करता है, लेकर के परिपथ में बहाता है। तो B1 और B2 दो ब्रूस हैं, ये कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं। B1 और B2 कार्बन की पत्तियों के बने होते हैं, लेकिन जो B1 और B2 यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐसे मैं कर दूं, थोड़ा सा मजबूत तरीके से, ये लो, ये B2 है और ये बच्चों B1 है, ये B1 B2। ये कार्बन के ब्रूस फिक्स होते हैं, स्थायी होते हैं, ये घूमते नहीं है। घूमता कौन है? घूमता बच्चों आर्मेचर, आर्मेचर के साथ S1 S2 विभक्त वलय घूमता है, ना कि आपका B1 और B2। B1 B2 जो है ब्रूस है वो फिक्स है, इसलिए तो B1 B2 यहां पर फिक्स है, यहां पर भी B1 B2 फिक्स है। लेकिन बच्चों S1 जैसे यहां पर है ना, ये जब घूमेगा तो S1 इधर आ जाएगा, देखो S1 इधर आ जाता है और S2 इधर चला जाता है। तो दोनों में डिफरेंस भी समझना है कि सर ये डायग्राम यहाँ पे बना है, ये डायग्राम यहाँ पे बना है, तो भाई साहब क्या डिफरेंस है सर? देखो कुछ डिफरेंस तो होगा, तभी तो दो डायग्राम बनाया हूं। यहाँ पर क्या है, आर्मेचर ABCD है, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ, मैं एक आर्मेचर इसीलिए बना लिया हूं, भले ये पकड़ते नहीं बन रहा है, इतना मुलायम है कि बच्चों अभी मैं कुछ इस प्रकार से इसको दिखाना चाहता हूं। देखो जरा, ABCD अभी तो नजर आ रहा है ना, ABCD नजर आ रहा है आपको, ABCD ये बिल्कुल मिट चुका है यार, और अभी देखना नहीं तो ये देखो यहाँ पे पूरा देखो C यहाँ पे लिख गया, इसका कारण यही है। इसको अब ऐसा कुछ समझाऊंगा, ABCD। अब बच्चों जब मैं इसको घुमाऊंगा 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 तो ये उल्टा हो गया, देखो अब ABCD ऐसा हो गया। तो देखो जरा क्या सही है, ABCD है, जब मैं घुमाया तो ऐसा हो गया, ठीक है। ये ऊपर की ओर आता है घूमते वक्त, ऊपर की ओर आता है दक्षिणावर्त में, ऐसा ऐसा घूमता है दक्षिणावर्त में ऐसा, ठीक है। फिर ये ऐसा घूमेगा, दक्षिणावर्त ये है, वामावर्त ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज आपका ये चीज है, ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी जो AB का भाग ऊपर की ओर आएगा और CD का भाग अंदर की ओर जाएगा बच्चों, ठीक है। चीजें क्लियर है? तो ये चार चीज आप लिख लिए। अब आपकी बारी आती है कार्यविधि की। ये संरचना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कार्यविधि में क्या होता है बच्चों, हमने आपको बताया कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो धारा बहने लगती है, तो क्लियर है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, सबको पता है। हाँ सर, प्रेरित धारा तो उत्पन्न होती है। तो हमने कहा ना कि भाई साहब हमारे पास ABCD का आर्मेचर है, चुंबक के ध्रुवखंड NS के बीच रखा है, इसे बाह्य माध्यम से घुमाते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब ये सर धारा की दिशा किसने बताया? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे मैं यदि आपसे कहूं, थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूं कि बच्चों अभी कुछ इस प्रकार से हमारे पास आर्मेचर है। यदि ये ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, है ना, ऊपर की ओर आएगा बच्चों, ठीक है, ऊपर की ओर आएगा। और धारा जो है आपका, ये देखो ये हमारे पास इस प्रकार से फिक्स आर्मेचर है, ठीक है, ठीक। तो ये कहां आएगा? ये ऊपर की ओर आएगा। दक्षिणावर्त में घुमाएंगे तो ये ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। और इसके लंबवत ये आपका प्यारे बच्चों क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S की ओर चलती हैं। मैं इस पेन की आत्महत्या कर दूं, और आत्महत्या का मतलब इस प्रकार से कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चल रही है। आर्मेचर ऊपर की ओर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर जाएगी, तब जो धारा की दिशा है बच्चों, धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, किसने बताया था बच्चों? आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग साहब ने बताया था कि दाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा जो चालक की दिशा को बताए, तो चालक ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो तर्जनी है वो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो ये अंगूठा बताएगा, ये ऊपर की ओर आएगा। तब धारा जो है मध्यमा को बताएगा, तो धारा की दिशा ये हो जाएगी। आप फैलाकर देख लेना कि चालक ऊपर की ओर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रही है, तो धारा इधर जाएगी, धारा इधर जाएगी। चालक ऊपर, देखो एक दूसरे के लंबवत है, चालक ऊपर की ओर जाएगा, तो चालक की जो दिशा है मैं आपको बता देता हूं ना, चालक भी यहां पर खड़ा कर दे रहा हूं। ये लो चालक ऊपर की ओर आ रहा है ना, देखो ये ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा होगा, ये टेढ़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि बच्चों कैमरा इधर है और यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा दूर है। मोबाइल में यही तो होता है। तो चालक की दिशा ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र N से S, तब धारा की दिशा इसके लंबवत। ओके, तो धारा कहाँ बह रही है बच्चों? A से B की ओर बह रही है, A से B। चलो बच्चों इसको समझ लिए आप, A से B की ओर बह रही है और इस स्थिति में धारा B1 से B2 की ओर जा रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा तो बहेगी ही बहेगी। लेकिन बच्चों जैसे ये ABCD बदलता, इसको मैं पलट दिया ऐसा,
तो अब देखो जरा, है ना, अब देखो अब धारा कहां से बहेगी, धारा का तो क्रम वही रहेगा भाई साहब कि भाई साहब मैंने कहा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो मैंने कहा था कुछ इस प्रकार से, ये मेरे धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चालक की गति, चालक ऊपर की ओर आ रहा है, तो फिर धारा में भाई साहब आर्मेचर में भले बदल जाए, आर्मेचर क्योंकि ए बी की जगह सी डी ले रहा है, सी डी की जगह ए बी, लेकिन धारा तो इस प्रकार से बहेगी। अब एक चीज और यहां पर समझना है, जैसे आप लोग सोचोगे कि सर यहां पर S1 का संबंध B1 से था, S2 का संबंध B2 से था, लेकिन ये B2 इधर चला जाएगा, बदलेगा ना, ये जब क्रम बदलेगा तो मैं इधर पकड़ा हूं, जब इसको पकड़ा हूं ऐसा घुमाऊंगा तो इधर आ गया, देखो जरा घूम गया ना, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, घूम जाता है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया। तो जो B2 का संबंध S2 से था, देख सकते हो, तो वो B2 जो है किससे जुड़ जाएगा, S1 से जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर के जो हमारा S1 और S2 है, S1 S2 क्या है, सर्पी वलय नहीं है, एक विभक्त वलय है, यानी सर्पी वलय को तोड़कर बनाया गया है, एक वलय को दो भागों में बांटा गया है। तो S1 और S2 जो है बदल जाते हैं, B1 B2 नहीं बदलता, यदि बोला हूं तो सॉरी, B1 B2 का क्रम मतलब S1 S2 के साथ बदलेगा, लेकिन B1 और B2 स्थिर रहते हैं, S1 और S2 घूमते हैं। तो S1 जो है हमारा B1 से था, यहां पर S1 B2 से हो गया, बदल गया ना, ये जो वाला भाग है ये इधर आ गया, तो यहां पे आ गया। तो फिर मेरे बच्चों देखिए होता क्या है कि कहा हमने कि पहले चक्र में कुछ इस प्रकार से धारा बह रही थी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक, चलो अब क्या था, B1 धनात्मक पे था और B2 ऋणात्मक पे था, लेकिन इसमें जो दिष्ट धारा है, इसमें भले आर्मेचर की दिशा बदल गई, लेकिन धारा की दिशा B1 से ही होकर जा रही है। फिर अगले क्रम में इसकी दिशा नहीं बदलती, निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी रह जाती है, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए तो कहते हैं इसमें धारा के मान में परिवर्तन नहीं होता, ये परिवर्तित धारा नहीं कहलाती बच्चों, मतलब इसमें धारा एक समान रहता है, सेम चलता रहता है और कुछ भी नहीं है। चलो अब कुछ समझ में आया, अब थोड़ा सा डिटेल एक बार फिर से समझा रहा हूं इसकी कार्यविधि को। देखो अपन क्या करते हैं, जब आर्मेचर ABCD को चुंबक के ध्रुवखंड NS के बीच दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाया जाता है, मतलब AB ऊपर की ओर आ रहा है और CD अंदर की ओर जा रहा है, दक्षिणावर्त में AB ऊपर की ओर आ रहा है, CD अंदर की ओर जा रहा है, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रथम अर्धचक्र में, मतलब आधा जब ये घूमता है, आधा घूमेगा ना, अर्धचक्र मतलब आधा, एक बार आधा घूमेगा फिर आधा घूमेगा तो पूरा हो जाएगा, तो दो अर्धचक्र होंगे। प्रथम अर्धचक्र में जैसे ये ऊपर आने की कोशिश करेगा और ये अंदर की ओर जाने की कोशिश, तो चालक ऊपर आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर, तो धारा A से B की ओर ऐसा बह रहा है, ठीक है, प्रथम अर्धचक्र में। यानी धारा जो है इस प्रकार से बहेगा, A से B, B से C, C से D, और ये धारा B1 के पास जाएगा, तो धारा की दिशा B1 से B2 होगा, यानी B1 जो धनात्मक पर है और जो B2 है वो ऋणात्मक पर है ना, ऋण ध्रुव की भांति कार्य करता है। B1 जो है धन ध्रुव की भांति और B2 जो आपका ऋण ध्रुव की भांति कार्य करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे द्वितीय अर्धचक्र में आता है तो आर्मेचर का क्रम बदल जाता है। आर्मेचर में जो धारा है D से C, C से B, B से A, किंतु धारा जो है B1 से ही होकर जाता है, और इस चक्र में यानी इस अर्धचक्र में भी B1 धनात्मक सिरा कहलाता है, यानी धन ध्रुव की भांति होता है, और फिर बच्चों B2 जो है वो ऋण ध्रुव की भांति होता है। इसलिए पुनः धारा B1 से B2 की ओर जाता है और कुछ भी नहीं, कोई चेंजेस नहीं। प्रथम अर्धचक्र में प्रेरित धारा ABCD बह रहा था, तो धारा तो B1 से B2 ही बह रहा था, एक ही क्रम था। जब आर्मेचर बदल गया तो धारा DCBA हो गया, मतलब आर्मेचर का क्रम बदला है। ABCD में पहले जा रहा था ABCD से, लेकिन इस बार DCBA होकर जा रहा है। तो मेरे बच्चों, इसमें आर्मेचर में भले क्रम बदल जाए, लेकिन इसका कनेक्शन इस प्रकार होता है कि फिर से जो धारा है B1 से ही होकर जाता है, मतलब समान समय में समान, है ना, दिष्ट धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता बच्चों, है ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि दिष्ट धारा में जो है, जो हमारे बल रेखाएं हैं वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और इससे हम प्रेरित धारा को दिष्ट धारा के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि जो हम इसके पहले लेक्चर कराए थे उसमें धारा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन उसमें प्रत्यावर्ती धारा। इसमें क्या है, देखो, इसमें B1 का संबंध S1 से है, तो B2 का संबंध S2 से, तो B1 और S1 का संबंध चेंज हो जाता है द्वितीय अर्धचक्र में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में यदि B2 का संबंध S2 से है तो B2 का संबंध S2 से रहेगा अगले बार भी, अर्धचक्र प्रथम में भी और द्वितीय, दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। प्रत्यावर्ती धारा में B1 और S2 जुड़े हैं, B1 S2
जुड़े हैं दोनों अर्धचक्र में, B1S1 है ना, B2S2 सॉरी, B2S2 B2S2, B1S1 B1S1, इसका कोई संबंध टूटता नहीं, ये जुड़े रहते हैं बच्चों, इसमें हम इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें जो होता है, इसमें जो है B1 का संबंध यदि S1 से, B2 का संबंध S2 से, तो जब बदलता है तो बिल्कुल ये क्रम भी बदल जाता है, क्योंकि ये आपका सर्पी वलय नहीं होता, विभक्त वलय होता है। और जबकि प्रत्यवर्ती धारा में डायनेमो में, प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो में हम विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं, टूटे हुए वलय, यानी एक वलय को तोड़ करके दोनों भागों को जोड़ देते हैं, तो हमारा विभक्त वलय बन जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गया। आप लोग देख सकते हो भाई साहब, ये जो धारा है उसी क्रम में मिल रहा है, मतलब ये समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। किंतु जो हमारा दिष्ट धारा होता है वो समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, ठीक है ये चीज। अब इसमें जो धारा का फार्मूला कैसे निकलता है, विद्युत वाहक बल का फार्मूला कैसे निकलता है, इस पर चर्चा करना है तो प्लीज अगले लेक्चर का आप वेट करना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ सर प्रत्यवर्ती धारा या दिष्ट धारा में धारा का मान कैसे प्राप्त करते हैं, विद्युत वाहक बल का मान कैसे प्राप्त करते हैं, ये किस प्रकार से फार्मूला निकलता है, तो उसका फार्मूला भी मैं करा दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। दिष्ट धारा में किस प्रकार से धारा उत्पन्न हुआ बच्चों, दिष्ट धारा डायनेमो में, प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो में, इसके पहले का लेक्चर मैंने कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।